नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 9 से संबंधित महत्वपूर्ण एक ये टॉपिक है, महत्वपूर्ण ये एक चैप्टर है, पहला अध्याय है। और दोस्तों ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ना केवल जी हाँ दोस्तों ना केवल ये नवी कक्षा बल्कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना, कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित। दोस्तों कोशिश करेंगे कि आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ाएं और सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आपको बात समझाते चलें। समझते जाइएगा और जो कुछ जहां पर ट्रिक की आवश्यकता है वहां मैं आपको ट्रिक से भी इस चैप्टर को याद कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। दोस्तों विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो आपने नाम सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, आपने नाम सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता का, चीन की सभ्यता का नाम सुना होगा। भारत में भी अलग अलग जैसे कि हड़प्पा आपने नाम सुना होगा, कालीबंगा आपने नाम सुना होगा, मोहनजोदाड़ो आपने नाम सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारी सभ्यताएं हमें प्राप्त हुई हैं। दोस्तों इससे पहले अगर हम चलते हैं तो दोस्तों हमें ज्ञात जो सभ्यताएं थी उसमें हम वैदिक सभ्यता को महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे 1900 के बाद में हमें कुछ ऐसी सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है जिससे हम ये अंदाज लगा पाए कि वैदिक सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता थी जो कि एक मुख्य रूप से जी हाँ जिसे हम मुख्य रूप से शहरी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों ये जो सभ्यताएं हैं इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आधुनिक सभ्य जीवन लंबे एवं सतत विकास का परिणाम है। मानव समुदाय की प्रारंभिक उपस्थिति से लेकर आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास और क्या हुआ है दोस्तों, पतन हुआ है। तो यहां पर क्या बात है कि भाई आज तक हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमें काफी सारा लंबा समय लगा है और सतत विकास की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। मानव समुदाय की प्रारंभिक उपस्थिति से लेकर विश्व में अनेक सभ्यताओं का क्या होता रहा है, विकास, और विकास के साथ में क्या हुआ है, पतन भी हुआ है। यानी कि प्राचीन समय से लेकर के आज तक जो स्थिति है ना उसमें काफी बार अलग अलग सभ्यताएं डेवलप हुई होंगी और काफी सारी जो सभ्यताएं हैं ना उनका जो है पतन भी हुआ होगा। पतन होने के बाद में है ना फिर कोई नई सभ्यताएं आई होंगी, तो वो पतन विकास का चलते चलते क्रम और हम आज की स्थिति तक दोस्तों पहुंच पाए हैं। इन सभ्यताओं का इतिहास एक तरह से मानवता का ही इतिहास है, इसलिए विश्व में विकसित इन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन उन्नत सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। दोस्तों ये जो है ना विश्व में विकसित इन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करना किसका, उन्नत मानव की या सामाजिक जीवन के लिए क्या है, नितांत आवश्यक भी है। भारत हजारों वर्षों पूर्व से ही सभ्यता संपन्न राष्ट्र है, बिल्कुल है ना। भारत की सभ्यता को बहुत प्राचीन माना जाता है दोस्तों, है ना। भारत की सभ्यता को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। भारत के साथ ही मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान आदि की भी प्रमुख सभ्यताएं। तो न केवल भारत की बल्कि भारत के अतिरिक्त दोस्तों है ना, भारत के अतिरिक्त विश्व में जैसे कि चाइना हो गया, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई है ना, और भी जैसे यूनान हो गया, तो यहाँ की सभ्यता भी जो है देखी जाती, ये भी प्राचीन जो है सभ्यताओं में काउंट होते हैं दोस्तों, है ना। ये भी प्राचीन सभ्यताओं में ही काउंट होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक दोस्तों हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मानव जीवन जो है ना बहुत प्राचीन समय से मानव जीवन जो है वो शुरू होता है, लंबा एक दौर गुजरता है
विकास होता है, फिर पतन, विकास पतन की प्रक्रिया चलती है और उस प्रक्रिया के बाद में हम आज की स्थिति में पहुंचते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत जो है दोस्तों वो है ना एक प्राचीन सभ्यता का उदाहरण माना जाता है। और भारत जो है ना दोस्तों, इस भारत की ये जो सभ्यता है ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता से संपन्न भारत देश को माना जाता है। उसके अतिरिक्त हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया, उसके अलावा हमने चीन, यूनान, ये सब जो है मिस्र आदि, ये सभी भी भारत के अलावा हम प्राचीन सभ्यताओं में इनको रखते हैं। आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? भारत से संबंधित सभ्यताओं की दोस्तों। जी हाँ, आज हम किसकी? भारत की जो सभ्यताएं हैं, है ना, भारत का जो सिविलाइजेशन रहा है, हम उसकी बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि भारत देश में है ना आज़ादी से भी पहले यानी कि लगभग 1921 के आसपास ये बात सामने आई, कुछ खोजबीन हुई, वहां से पता चला कुछ ईंटें जो है वहां पर निकली थी, जो सिंध आदि जो क्षेत्र है, पंजाब का जो क्षेत्र है जो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, तो वहां पर इस तरह की कुछ खोजबीन हुई। फिर धीरे धीरे जब और उनमें है ना खोज शुरू की गई तो कुछ उत्खननकर्ताओं, कुछ जो पुरातात्विक विभाग के जो लोग हुआ करते थे अंग्रेजों के समय में, उन्होंने इस पर जोर दिया और इन सभ्यताओं को खोज निकाला। आज की तारीख में दोस्तों अगर हम बात करें तो छोटे मोटे, अगर भारत की सभ्यता की बात करें तो उसमें छोटे मोटे मिलाकर के 400 जो हैं हमें ये केंद्र या ये क्षेत्र जो हैं ये नजर आते हैं दोस्तों। तो उनमें बात करते हैं। उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें सिंधु सरस्वती सभ्यता की, जो हमारे यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेन क्या है दोस्तों? सभ्यता है। भारत विश्व के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। हम जानते हैं भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन है, भारत एक बहुत प्राचीन राष्ट्र रहा है। तो भारत विश्व में सबसे प्राचीन देशों में से एक है। इसका इतिहास, इसकी सभ्यता तथा इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। तो सबसे पहली बात क्या है? भारत जो है वो है ना बहुत क्या है? प्राचीन देश है। भारत क्या है? बहुत ही ज्यादा प्राचीन देश है और इसका सभ्यता तथा इसकी संस्कृति भी क्या है? बहुत ज्यादा प्राचीन है। तो भारत एक प्राचीन है और उसके साथ में इसकी सभ्यता भी क्या है? बहुत ज्यादा प्राचीन है। पुरातात्विक आधारों पर पुरातात्विविदों ने यह पता लगा लिया है कि आज से लगभग 5-7 हजार वर्ष पहले भारत की मुख्य नदियां जैसे सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे पर विचरण करने वाले मानव समूह ने अपने स्थायी बस्तियां बसाकर रहना आरंभ कर दिया था और इन बस्तियों में रहते हुए उन्होंने उन्नत सभ्यता और संस्कृति का क्या कर दिया? विकास कर दिया। दोस्तों ये जो मुख्य नदियां हैं जैसे कि सरस्वती नदी, सिंधु नदी और इनकी भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, तो इनके किनारों पर है ना, यहाँ पर इनके किनारों पर क्या हुआ दोस्तों? इनके किनारों पर भी लोगों ने बस्तियां बसा करके अपना जो है रहन सहन शुरू कर दिया था, है ना। तो रहन सहन जो है वो इन्होंने क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। यहां पर ये लोग रहा करते थे बेसिकली, है ना, और धीरे धीरे जो है उस क्षेत्र के अंदर अपनी सभ्यता का क्या कर दिया? विकास करना भी शुरू कर दिया था। उनकी सभ्यता और संस्कृति का विकास जो है वो यहां पर शुरू हो चुका था। दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम, जी हाँ, अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में जो सिंधी खंबाब या सिंगमुक और हिमनद आदि से क्या करा जाता है, माना जाता है। तो क्या है कि ये सिंगे खंबाब और जो सिंगमुक है, यहाँ पर जो हिमनद है, ग्लेशियर है, वहां से सिंधु नदी जो है ना दोस्तों, वहां से, जैसे कि भारत देश है और भारत देश में यहां से जो हिमालय वाला पोर्शन है, तो यहां पर जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से सिंधु नदी भारत होते हुए आज वर्तमान में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां पर जाती है। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। तो सरस्वती नदी का कहां से? शिवालिक। तो ध्यान रखना, सरस्वती नदी जो है वो कहां से उसका उद्गम माना गया? शिवालिक से। तो आप यहां तक ना सरस्वती से स और श याद रख लेना, स और श। स का मतलब सरस्वती और शी का मतलब शिवालिक की पहाड़ियों से बात कर रहे हैं। यहां से यह आदि बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा ये दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, घग्गर, हाकड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती है। हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वहां से ये सरस्वती नदी आती है और कहां पर प्रवेश करती है? ये है ना सिरसा नामक स्थान पर बहती हुई राजस्थान के अंदर, नाम ध्यान रखना, नौहर में प्रवेश करती है। ठीक है, जगह का नाम ध्यान रखना, नौहर। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो सिंधु नदी जो है दोस्तों वो कैलाश मानसरोवर, सिंगे खंबाब और सिंगमुक ग्लेशियर से, और जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम हम लोग यहां तक देख चुके हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से होता है और यहां से
ये दक्षिणी यहाँ पर अद्री बद्री है ना, आदि बद्री के पास से मैदान में प्रवेश करती है, कुरुक्षेत्र और हाकड़ा गग्गर आदि क्षेत्र से होते हुए राजस्थान में कहां पर, नौहर, यहां पर ध्यान रख लेना है ना। तो यहां पर ऐसे कैसे याद करोगे कि राजस्थान में जब ये प्रवेश करती है ना तो एक मनोहर सा दृश्य देखने को मिलता है, मनोहर सा दृश्य से आप याद रखेंगे नौहर, तो नौहर वाले क्षेत्र से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यहां से बीकानेर व जैसलमेर होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश करती है, प्रभास पतन के पास समुद्र में गिरती है। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। जी हां दोस्तों, अब ये माना जाता है वर्तमान में कि जो सरस्वती नदी है ना ये अस्तित्व में नहीं है ना। पहले ये माना जाता था कि सरस्वती नदी है ही नहीं, लेकिन कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं कि उससे ये लगता है कि सरस्वती नदी पहले बहा करती थी, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे जो है वो अस्तित्व इसका थोड़ा सा समाप्त हो गया है। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, बिल्कुल है ना, भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन भू संरचना में परिवर्तन के कारण ये विलुप्त हो गई थी। तो क्या कारण माना गया बाद में जब पता लगा, तो कारण ये माना गया कि भू संरचना में जो भी कुछ परिवर्तन हुए, कुछ चेंजेस हुए अर्थ पर, तो उस पृथ्वी पर परिवर्तन के कारण से सरस्वती नदी जो है ना दोस्तों ये वर्तमान में अस्तित्व में नहीं आती है, नहीं दिखाई देती है। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई। तो क्या समझ में आया हमको कि सिंधु नदी का हमने कंसेप्ट देखा कि वो हिमालय क्षेत्र से आती है, सरस्वती नदी शिवालिक की पहाड़ियों से आती है, हरियाणा आदि जो क्षेत्र है वहां से होते हुए राजस्थान में नौहर नामक क्षेत्र से प्रवेश कर जाती है। ये बात हमको समझ में आ गई, मनोहर दृश्य मैंने आपको बताया था। उसके बाद में है ना यहाँ से बीकानेर और जैसलमेर वगैरह जो क्षेत्र है वहां से ये जाया करती थी, और उसके बाद में कच्छ का रण जो गुजरात वाला क्षेत्र है वहां से होते हुए है ना, और फिर प्रभास पतन के पास से कहां होती थी, समुद्र में गिर जाया करती थी, यानी कि जो अरब सागर वाला जो क्षेत्र है एक तरीके से है ना, तो वहां पर गिर जाया करती थी, लेकिन वर्तमान में ये अस्तित्व में नहीं है। उसका कारण जो बताया गया वो कि भाई भू संरचना में कुछ परिवर्तन हुए होंगे जिस कारण से ये हमें अस्तित्व में दिखाई नहीं देती है। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने के कारण से कतिपय विद्वान सरस्वती नदी को मात्र कल्पना मानते हैं, क्योंकि अभी ये है नहीं सरस्वती नदी, तो काफी सारे विद्वान क्या मान लेते हैं कि केवल कल्पना ही है, कि गंगा जमुना और इसके साथ में एक और नदी मान ली गई है केवल, और वो क्या है, वो केवल कल्पना मान ली गई। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों को उठाकर देखते हैं तो वहां से पता चलता है दोस्तों, क्या पता चलता है, वहां से पता चलता है कि सरस्वती नदी अस्तित्व में थी। लेकिन भू उपग्रह, जैसे यहां पर कहा गया कि लेकिन भू उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों से भी सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का पता लग गया, अतः अंतःसलीला के रूप में आज भी प्रवाहित होती है। वैदिक साहित्य, मैंने कहा ना, जैसे वैदिक साहित्य रामायण महाभारत में भी सरस्वती नदी के अस्तित्व के प्रमाण जो है उपलब्ध होते हैं। जैसे अगर सैटेलाइट वगैरह से अगर हम देखते हैं तो वहां से कुछ ऐसा प्रमाण मिलते हैं कि हाँ सरस्वती नदी थी। उसके अतिरिक्त रामायण महाभारत और इस तरह के है ना, अगर हम वेद वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है दोस्तों कि सरस्वती नदी जो है उस समय अस्तित्व में थी, और वास्तव में है ना वेदों में तो ये बताया गया है कि सरस्वती नदी सबसे ज्यादा पूजनीय भी मानी गई है उस समय में। जी हाँ, वैदिक जो साहित्य था उसमें तो सरस्वती नदी को बकायदा है ना सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला भी माना गया, सबसे ज्यादा पवित्र भी उस जमाने में, उस समय में माना जाता था। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण बात भी यहां पर हमें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा महाभारत युद्ध की अगर बात करें तो उस समय में जो कृष्ण के भाई थे है ना, उस समय में कृष्ण के भाई का नाम क्या था, बलराम, दाऊ उनको कहा जाता था, और हल जो है वो इनके पास में रहा करता था। बलराम ने सरस्वती नदी पर स्थित जो तीर्थ होते थे उनकी यात्रा का भी वर्णन हमें मिलता है। राजस्थान के मरु प्रदेश में भी सरस्वती नदी के किनारे बसे कई नगरों के पुरातात्विक अवशेष आज भी विद्यमान है, कालीबंगा उनमें से एक है। तो ऐसे बहुत सारे वो उदाहरण मिलते हैं, और उनमें से सरस्वती नदी जो है ना दोस्तों वो काफी सारी सहायक नदियों को भी लेकर के आती थी। उनमें से एक एग्जाम्पल, काफी सारी सभ्यताएं उसके किनारे बसी है, और उनमें से जो एक एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कालीबंगा का भी है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है दोस्तों। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कालीबंगा का जो अर्थ होता है ना दोस्तों वो होता है काली चूड़ियां। जी हाँ, मिट्टी की काली चूड़ियां जो है वो इसका अर्थ होता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है बेसिकली है ना, वहां पर यहाँ ये हमें कालीबंगा के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये थोड़ी सी बात हमें ध्यान में रखनी है। बेसिकली इसकी जो सहायक नदी घग्गर नदी वो उसके किनारे पर इसे बसा हुआ मानते हैं। दोस्तों सिंधु व सरस्वती नदी तथा इसकी सहायक नदियों के विस्तृत भूभाग में विकसित मानव सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस विकसित सभ्यता के बारे में पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा, और यहाँ यह सभ्यता मिट्टी के टीलों में दबी हुई थी, और मिट्टी के टीलों में दबी सभ्यता का काल कौन सा था ये देखना पड़ता है। मतलब इसके लिए दोस्तों क्या है कि ये जो पहले सभ्यताएं हुआ करती थी, इन सभ्यताओं में
जो है पहले सभ्यता चल रहा करती थी, एक शहरी सभ्यताएं मानी जाती थी। भारत जो है इस प्राचीन सभ्यता का क्या रहा है, प्राचीन सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मैंने कहा जैसे छोटे मोटे मिलाकर के 400, जी हाँ 400 जो है सेंटर्स या केंद्र हमको मिलते हैं, ये स्थान यहाँ पर मिलते हैं। और लेकिन इसकी समयावधि जो है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने कह लीजिए या फिर अलग अलग जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने, है ना, अलग अलग हिसाब से ये अपने इसके बारे में बताया है। और ऐसा माना जाता है कि मिट्टी के जो टीले हैं उनमें दब गई ये सभ्यता बाद में और इनका क्या हो गया था, पतन हो चुका था। ये कब चरम उत्कर्ष पर थी और कब इनका अवसान हुआ, इस बारे में विद्वानों में मत एक के नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो विद्वान है दोस्तों वो किसी भी एक बात पर मत एक के नहीं है। किसी का कुछ अलग कहना है कि ये सभ्यता यहाँ से यहाँ तक थी, कुछ किसी का कहना था कि आज से लगभग 4000 पूर्व थी, किसी का कहना था 5000 वर्ष पूर्व थी, किसी का कहना है कि 4500 वर्ष पूर्व थी, किसी का 4350 वर्ष पूर्व थी। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काफी समय पहले हुआ था और 3250 ईसा पूर्व तक ये पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। तो 3250 ईसा पूर्व तक जो है इसे विकसित माना गया है दोस्तों, है ना। इसके बाद में 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक चरम विकास पर भी रही और फिर 2750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का अवसान आरंभ हुआ और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ये क्या हो गई, समाप्त हो गई, है ना दोस्तों। और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते क्या हो गई, विलुप्त हो गई। और इसके बाद से जो सभ्यता आती है 1500 के बाद, है ना, तो उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इससे पहले का जो समय है उसे हमने क्या मान रहे हैं कि भैया 3250 से 2750 तक ये अपने विकास पे थी। 2700 के बाद में इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे है ना, ये डिक्रीज होने लगी और उसके बाद में क्या हुआ, 1500 तक आते आते ये क्या हो गई, विलुप्ति हो गई। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ये 3250 से 2750 चल रहा है, यानी उल्टा चल रहा है। क्यों? क्योंकि ईसा पूर्व है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईसा पूर्व में जो कैलेंडर होता है ना वो उल्टा चलता है, रिवर्स में चलता है। और ईसवी जब बाद में आता है, ये चलते 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 जब आप ईसवी तक आते हो तो ईसवी में फिर ये 1 2 3 के हिसाब से चलने लग जाता है। ये भी थोड़ी सी बात आप दिमाग में रखिएगा। तो 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ये क्या हो जाती है, विलुप्त यहाँ पर हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के उत्खनन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है, अगर मैं उसकी बात अगर आपके सामने करता हूं तो उसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों, तो उसमें हम ये देखते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का उत्खनन जो है ना वो सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातात्विक टीले की खोज की थी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये दोस्तों कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का उत्खनन 1921 में हुआ। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। कहां पर किया? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। और इसका नाम क्या था? हड़प्पा नामक जो स्थान था उस पर किया था। कौन सी नदी थी? तो रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातात्विक टीले से इसकी खोज की थी। तो 1921 में यहां पर भारत में एक सबसे पहला जो स्थान खोजा गया उसका नाम क्या था? हड़प्पा। किसने खोजा? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम इसको याद कैसे करने वाले, सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं तो हमने क्या करा, 1900 के बाद की बात है, यानी कि हमने 1921 की बात कर रहे हैं। तो 21 रुपए, जी हाँ दोस्तों, क्या याद रखोगे, 21 रुपए जो हैं वो हमने ना दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं? 21 रुपए दिए, ठीक है। 21 रुपए हमने दिए और 21 रुपए जो है ना वो हमने 21 रुपए काय बात के दिए, 21 रुपए हमने दिए राय के, है ना। किसी ने हमें राय दी थी तो हमने उसे कितने रुपए दिए थे? हमने उसे 21 रुपए दिए। अब जब उसने है ना 21 रुपए उससे मिल चुके थे तो वो खुश हो गया और उसने है ना क्या बोला? हड़प्पा। उसके मुंह से क्या निकल गया? हड़प्पा। मतलब खुश होते तो ऐसे होता है ना, बोला जाता है हड़प्पा, तो खुश हो गया वो, है ना, बल्ले बल्ले हो गई उसके। तो उसने क्या बोला? हड़प्पा बोला। और वहां से राय से वो पैसे किसके पास चले गए? रवि के पास चले गए। राय से वो पैसे किसके पास चले गए? रवि। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो मैंने क्या बोला, 21 रुपए दिए राय के, ठीक है साहब, राय के 21 रुपए दिए तो मुंह से क्या निकला? हड़प्पा। और पैसे किसके पास गए? रवि के पास। तो 1921 में राय बहादुर साहनी ने उत्खनन किया था। उसके बाद में क्या हुआ? कहां पर? हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज हुई और उसके बाद रावी, यानी कि रावी नदी की ये बात है, तो यहां पर रवि से आपको ये याद हो जाता है। तो 21 रुपए राय के, हड़प्पा निकला, पैसे पूछे रवि के पास। क्लियर हुई बात? बढ़ते हैं आगे की तरफ। राय बहादुर साहनी की ही तरह एक दूसरे पुरातत्ववेता थे जिनका नाम था राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने कब? 1922, यानी अगले ही वर्ष में,
है ना, अविभाजित भारत के सिंध नामक प्रांत के लरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो, जी हाँ, नामक टीले की खोज कर दी थी। दोस्तों क्या हुआ, इनके पीछे पीछे साहब है ना, क्या हुआ, यानी कि 1922 को जो है ना, वो क्या हुआ साहब, हमने है ना 22 रुपए देके किसी को क्या बना लिया, दास बना लिया, दास रख लिया, है ना, दास रख लिया, ऐसे याद रखिएगा, हमने किसी को है ना 22 रुपए देके क्या कर लिया, दास रख लिया, है ना, दे करके, ठीक है। तो अब हमने दास रख लिया, अब साहब वो जो दास है ना, दास जो है ना, ये बात किस तक पहुंचाई, ये बात पहुंचाई उसने मौसी तक। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, तो 22 रुपए देके हमने किसी को दास बना लिया और ये बात किस तक पहुंची, मौसी तक। तो अब इससे कैसे याद करेंगे, 22 यानी 1922 की बात है ना। उत्खननकर्ता कौन थे, तो उत्खननकर्ता थे राखल दास बनर्जी, तो रख लिया था दास, तो राखल दास, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। तो राखल दास, फिर मो का मतलब मोहनजोदड़ो और सी का मतलब सिंधु नदी। बात समझ में आ रही है। मैंने आपको कहा सबसे पहले वापस पहले वाले पे चलते हैं। 21 रुपए पन्ने दिए थे, काय के दिए थे, राय के दिए थे, है ना, राय के दिए थे, राय बहादुर, आपको याद हो गया, वेरी गुड, राय बहादुर साहनी। उसके बाद में वो उसने क्या बोला, हड़प्पा, यानी हड़प्पा की खोज हुई थी दोस्तों, और रवि के पास पैसे चले गए, यानी कि रावी। फिर उसके बाद में 22 की बात करते हैं ना, अगले वर्ष 22 रुपए देके हमने क्या कर लिया, दास बना लिया, राखल दास बनर्जी, और बात मौसी तक पहुंची, मोहनजोदड़ो, और उसके बाद में सी से कौन सी नदी, तो बात हो रही है सिंधु नदी की। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। पहले वाला जो है दोस्तों वो पंजाब वाला क्षेत्र में आता है मोंटगोमरी, और सिंध प्रांत के अंदर आता है लरकाना, जहां पर ये मोहनजोदड़ो खोज हुई। दोस्तों मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, मुर्दों का टीला, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला, जो मृतक होते हैं उनके टीलों को ये कहा जाता है। इस टीले की खुदाई में 9 बार बसने, जी हाँ, कितनी बार, 9 टाइम्स, 9 बार बसने और 9 बार ही उसका पतन होने की एक अवशेष हमें पता चलते हैं। खोज के क्रम में ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, ऑर्लस्टाइन ने पूर्वकालीन बहावलपुर रियासत अब पाकिस्तान में जो है हाकरा नदी, जो भारत की विलुप्त प्राचीन सरस्वती नदी के विस्तार का क्षेत्र था, कि सूखे रास्ते में 11 जो है, तो ध्यान रखिएगा, ऑर्लस्टाइन ने जो है कितने 11 पुरातात्विक जो स्थल हैं उनको खोज निकाला था। सिंधु सभ्यता से संबंधित अब तक 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, उनमें से 900 स्थल भारत में हैं और 600 स्थल अब पाकिस्तान में हैं। सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद से सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ पुरातात्विक बड़े स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला आदि पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। तो ध्यान रखना, ये उस समय में जॉइंट में था भारत और पाकिस्तान, लेकिन अभी ये जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो गनवेरीवाला, ये जो प्रमुख क्षेत्र थे ना दोस्तों, ये कहाँ चले गए थे, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, ये पुरातात्विक विस्तार जो है, कालीबंगा का जो क्षेत्र है, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, दोस्तों ये सारे के सारे वर्तमान में कहां पर है, ये सारे के सारे भारत में। जैसे कालीबंगा ये हमारे राजस्थान में ही है ना, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। भारत के पुरातत्व विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत में सन 1947 के बाद नए ढंग से कार्य किया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंधु घाटी और उसके पहले तथा समानांतर प्रणाली पर विकसित होने वाली सरस्वती नदी, दृश्यद्वती नदी घाटी के संबंधित कई स्थल भी खोज निकाले थे। दोस्तों अब भारत में पुरातात्विक विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने क्या किया, 1947 के बाद से और काम किए और भी काफी सारे जो हैं ये स्थल जो है निकाल दिए थे। तो दोस्तों अभी के लिए अपन इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कक्षा 9 के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो और साथ ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल है ना, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, लाइक करना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।